हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का आज का लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर हम कर चुके हैं। इसमें एक में कॉन्सेप्ट किया था, एक में मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बनवाया था और फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दिया। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनीज या वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनीज के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो दो चीज़ों से रिलेटेड आ सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनवाइए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। ये का फॉर्मेट, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो फॉर्मेट है वो भी मैंने बनवा दिया और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। सेकेंड इसमें जो पूछा जा सकता है वो है जो मैं आज आपको बनवा रहा हूँ, है ना, लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब बोलोगे ये क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या चीजें हैं। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये कंपनी खुद बनाती है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता है और इसको मेंबर्स के सामने यानी कि शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है और इसके अंदर ये बताया जाता है कि भाई ये हमारी एसेट्स है, इतना इससे इतना इतना पैसा रियलाइज हो सकता है और ये लायबिलिटी है और इनको इतना इतना पे करना पड़ेगा और एंड में पता चलेगा कि सरप्लस बचता है या डेफिशिएंसी बचता है। तो ये जो है ये लिक्विडेशन स्टार्ट होने से पहले, लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले मेंबर्स के सामने एक स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है, उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोला जाता है। बट अगर मैं इसकी बात करूं, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो इसमें क्या है, ये बनाता है लिक्विडेटर, इसीलिए इसको बोला जाता है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। कौन तैयार करता है इसको? लिक्विडेटर। अब आप बोलोगे सर लिक्विडेटर होता कौन है? लिक्विडेटर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हो सकता है कोर्ट अपॉइंट करे, है ना, ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है इसको, और ये क्या करता है, सारी एसेट्स जो कंपनी की होती है उनको बेच देता है और उससे जितना पैसा आता है उससे लायबिलिटी पे करता है। तो एक्चुअल में अब लिक्विडेशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक रियल स्टेटमेंट है और ये एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है, तो दोनों में फर्क है। ओके, तो अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे जो है एसेट्स से पैसे रियलाइज होते हैं, फिर उससे कैसे जो है लायबिलिटी पे की जाती है ना। तो देखिए, और इसको कौन तैयार करता है? लिक्विडेटर तैयार करता है। लिक्विडेटर यानी कि समापक हिंदी में बोलते हैं उसको, जो कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और मैं आपको सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनवा देता हूँ, फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे। ये फॉर्मेट है, देखिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, कोई ज़्यादा, जैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स था ना, वो थोड़ा सा सिंपल नहीं था, है ना, उसको याद भी करना पड़ेगा। ये बहुत इजी है, ये अच्छे से याद हो जाता है। इसका नाम क्या है? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसमें इस साइड में लिखते हैं रिसिप्ट्स और यहाँ रुपीज़ जो रिलाइजेबल वैल्यू है, यहाँ आ जाते हैं पेमेंट्स और यहाँ आ जाता है रुपीज़, ठीक है। सबसे पहले जो रिसिप्ट आती है वो कहाँ से आएगी, है ना, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स, और क्या अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स। अब अमाउंट जो एसेट से रियलाइज होगा वो कौन कौन सी एसेट से हो सकता है? अपन ने जो है लिक्विडेटर स्टेटमेंट से पहले जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया था उसमें भी लिस्ट थी बहुत सारी, है ना। तो इसमें ए और बी लिस्ट किस किस चीज़ की थी? ए लिस्ट थी ऐसी एसेट जिसको प्लेज नहीं रखा गया है, और बी लिस्ट थी ऐसी एसेट्स जिसको प्लेज रखा गया है, गिरवी रखा गया है। तो यहाँ पर ऐसी एसेट्स जो कहीं प्लेज कर दी गई है, हाँ, तो वो सामने वाला जो भी बंदा होगा उसको बोलेंगे हमारी एसेट बेच देते हैं, आप अपनी लायबिलिटी जो भी है, आपका पैसा वो काट लो, बाकी का बचा हुआ तो दे दो। तो सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम, तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, क्या लिख देंगे? सबसे फर्स्ट सरप्लस अगर हो तो ही लिखना है, डेफिशिएंसी होगी तो नहीं लिखेंगे। सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स।
जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनसे कितना सरप्लस आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का और उसके पास में हमने बिल्डिंग जो है वो प्लेस कर दी थी, गिरवी रख दी थी, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया, उस बिल्डिंग को बेच दिया 13 लाख रुपए में, 13 लाख रुपीज़ में। अब बैंक क्या करेगा, उसमें से 10 लाख रुपए अपने काट लेगा और 3 लाख रुपए हमको दे देगा, वो 3 लाख सरप्लस है। लेकिन अगर ऐसा होता तो कि बैंक का लोन है 10 लाख रुपए लेकिन बिल्डिंग जो सेल हुई वो 8 लाख में हुई तो फिर सरप्लस नहीं आएगा, तो क्या डेफिशिएंसी आएगा? नहीं, डेफिशिएंसी कहीं नहीं आएगा। बस उन्होंने 8 लाख रुपए अपने काट लेने हैं, अभी भी 2 लाख रुपए जो बैंक मांगती है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से होता है काम, ओके। तो ओनली सरप्लस रिसीव्ड होता है अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर से तो ही लेना है। नेक्स्ट, जो अदर एसेट्स हो सकती हैं रिसीव्ड फ्रॉम अदर एसेट्स, अब वो कौन कौन सी होती है तो देखिए, उसमें आपका कैश हो गया, आपका बैंक हो गया, डेटर से आपको कुछ मिल गया, प्रोविजन या बैड डेब्ट्स लेस करने के बाद में स्टॉक से कुछ मिल गया आपको, ओके, या कोई फर्नीचर सेल कर दिया जो प्लेस नहीं है उसके अलावा, ठीक है, या कोई लैंड या बिल्डिंग आपने या प्लांट एंड मशीनरी कोई बेच दी। जो भी आपके पास एसेट्स है उसको बेचने से लिक्विडेटर को जितना भी पैसा रियलाइज होगा वो सब यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ अंदर लिख के या बाहर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, टोटल बाहर कर लो, यहाँ लिख दो। इसके अलावा और कहाँ से पैसा लिक्विडेटर को मिल सकता है? अगर पार्टली पेड अप शेयर इशू कर रखे है कंपनी ने तो कंपनी क्या करेगी, पार्टली पेड अप समझ गए ना भाई, 10 रुपए का शेयर है फॉर एग्जाम्पल के लिए, कंपनी ने 8 रुपए मंगा ली है, 2 रुपए अभी भी शेयर होल्डर से लेने बाकी है फाइनल कॉल के, तो वो मंगवा लो। तो अगर अनपेड कॉल है तो वहां से आ जाएगा अनपेड कॉल्स, अमाउंट कितना रिसीव्ड हो रहा है अनपेड कॉल से वो भी ले लेंगे और टोटल यहाँ पर रिसिप्ट आ जाएगी। अब इससे पेमेंट करना है ना, तो उसमें फिक्स है पॉइंट्स। सबसे फर्स्ट पेमेंट है ना, प्रायोरिटी फिक्स है, सबसे फर्स्ट पेमेंट आपको जो करना है वो किसको करना है, लीगल एक्सपेंसेस। जितने भी लीगल एक्सपेंसेस होंगे उनका पेमेंट सबसे पहले उन्हीं का पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पेमेंट किया जाएगा लिक्विडेटर रेमुनरेशन, और ये बहुत अच्छा पॉइंट आता है, लिक्विडेटर रेमुनरेशन। अब लिक्विडेटर को रेमुनरेशन 2 चीजों पे मिलता है, एक जो एसेट से रियलाइज हुआ है पैसा उस पे मिलता है, और एक जो पेमेंट करता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को उस पे भी मिलता है। तो अब वो देखेंगे यहाँ पर, देखना। तो इसको 2 तरह का रेमुनरेशन मिलता है, कमीशन मिलता है। लिक्विडेटर कौन होता है, जो ये सारा काम करता है, तो वो फ्री में थोड़ी करेगा, वो अपना मेहनताना रेमुनरेशन तो लेगा ना, बोनस, सैलरी, कमीशन, जो भी मानो आप उसको। तो वो लिक्विडेटर का जो रेमुनरेशन है वो 2 तरीके से कैलकुलेट, एक तो ऑन एसेट किया जाता है, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ऑन जो पेमेंट किया जाता है उसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। ये परसेंटेज होता है ना, प्रतिशत, परसेंटेज ऑन एसेट। एसेट से जो पैसा रियलाइज हुआ उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन एसेट से जो अमाउंट रियलाइज हुआ उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ की टोटल ले लो आप। लेकिन ऑन जो पेमेंट, इसमें क्या होता है, कई बार पूरा पेमेंट हो ही नहीं पाता है ना, तो पूरा पेमेंट नहीं हो पाता ना, तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा अलग यूज होता है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है ना, वो तो सीधा जो भी अमाउंट है उसका रेट अपॉन 100 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अमाउंट लेना है इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। आगे मैं प्रैक्टिकल में आपको और बताऊंगा, अभी तो बताता हूँ प्रायोरिटीज क्या है इसकी। थर्ड नंबर जो है वो आते हैं आपके, अगर कोई लिक्विडेटर कोई लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हो जाए, यानी कि समापन जो कर रहे हैं उसके अगर कुछ भी एक्सपेंसेस हो जाए, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो यहाँ आ जाएगा। फोर्थ नंबर जो है वो आपका पेमेंट किया जाएगा डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस। अगर कोई डिबेंचर है और उस पर फ्लोटिंग चार्जेस है तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। और फिर 5th नंबर पे आ जाता है आपका यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पता है ना, जिनको प्रेफरेंस होता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पेमेंट का। और उसके बाद 6 नंबर पे आ जाते हैं आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके 6 नंबर पे आ जाते हैं। और 7th नंबर पे जो आपको पॉइंट आता है वो आता है आपका, अब आपको पेमेंट करना, अगर बच जाए तो हो सकता है पैसा यहीं खत्म हो जाए, हो सकता है यहीं खत्म हो जाए, पता नहीं चलता ना। और अधिकतर कंपनी का लिक्विडेशन करते हैं तो फुल पेमेंट हो ही नहीं पाता है ना,
हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है पूरा जो आपको डेटा दे रखा है उसके ऊपर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद में आपको पेमेंट करना होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद में भी कुछ पैसा बच जाए तो वो सारा का सारा कौन ले जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस तरीके से आपका लिक्विडेटर का जो फाइनल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसका फॉर्मेट कुछ ये है। और इसमें ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये प्रायोरिटी आपको इसी तरीके से ध्यान रखनी है, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको करके इसको अच्छे से और बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये है आपके सामने क्वेश्चन एक, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। यहाँ देखो, इसमें लिखा हुआ है सीमा एंटरप्राइजेज लिमिटेड वेंट इनटू वॉलेंट्री लिक्विडेशन में जा रही है ऑन 31 मार्च 2016 को, व्हेन द बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर तो नहीं है, इक्विटी शेयर ही लग रहे हैं, 19,500 के हैं, 10 रुपीज़ का एक है, तो कैपिटल हो गई 1,95,000। आपके क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स आपको यहाँ पर 3 तरीके के दे रखे हैं। एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, आपको पता है कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे, और एक पार्टली सिक्योर्ड है, और किस पे सिक्योर्ड है, प्रॉपर्टी पे। ये जो प्रॉपर्टी है ना आपकी बिल्डिंग, इस पे सिक्योर्ड है, ठीक है, लेकिन पार्टली सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो आपके यहाँ पर है वो है 99,790 के, टोटल आपके क्रेडिटर 1,79,300। बैंक ओवरड्राफ्ट है लेकिन वो भी अनसिक्योर्ड है 12,000 रुपीज़, ओके। यहाँ पर कुछ गुडविल है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, और पीएनएल का लॉस दे रखा है। आपको नीचे यहाँ पर दे रखा है द लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट एज अंडर। जो लिक्विडेटर है उसने इन एसेट्स को बेचा तो उसको कितना कितना पैसा मिला, उसको बिल्डिंग से मिला ओनली 30,000 रुपीज़, और बिल्डिंग तो प्लेस कर रखी है हमने, ये देखो किसके पास, यहाँ पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास में। अब पार्टली सिक्योर्ड क्यों है पता है, क्योंकि क्रेडिटर कितने 55,000 के, और जिस चीज़ पे ये प्लेस है वो है बिल्डिंग, और बिल्डिंग को बेचने से कितने मिले, ओनली 30,000 रुपये मिले। तो 55,000 का पूरा तो पेमेंट हो ही नहीं पाएगा, ओनली 30,000 का ही पेमेंट हो पाएगा इन सिक्योर्ड क्रेडिटर को, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर को। तो बाकी 25,310 रुपीज़ जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में हम शामिल कर लेंगे, ओके। अभी बताऊंगा मैं आपको। अनसिक्योर्ड कितने हैं, 99,790। प्लांट कितना है, 51,000 का है। स्टॉक कितना है, 41,000 का है। डेटर्स कितने हैं, 59,000 के। आगे आपको जो है इंफॉर्मेशन दे रखी है थोड़ी सी, कि जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं वो कितने हुए, वो 1,000 के हुए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। और लिक्विडेटर को जो रेमुनेशन देना है वो 2.5% देना है, जो अमाउंट रियलाइज होगा एसेट्स को बेचने से, और 2% जो देना है वो पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना भी पेमेंट करोगे उसका 2% देना है आपको, ओके। तो आइए इसका हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और एक एक पॉइंट समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारे पॉइंट एक साथ करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इजीली सिंपल तरीके से अगर एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल इजी लगेगा आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, ओके। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार। यहाँ पर लिख देते हैं हम, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ऊपर आप लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम वगैरह, ठीक है, सीमा एंटरप्राइजेस। ये रिसिप्ट्स आ गई या रुपीज़ आ गई, यहाँ आ गए पेमेंट। सबसे पहले हम रिसिप्ट्स पे ही चलते हैं कि देखो भैया रिसिप्ट्स कितनी हो रही है। तो रियलाइज फ्रॉम एसेट्स की बात करें तो एक आ रहा है, क्या सरप्लस आ रहा है, यहाँ पर देखो सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखो जो एक बिल्डिंग नाम की एसेट थी, हाँ, उसको हमने बेचा, ठीक है, उसको कितने में बेचा हमने, 30,000 रुपीज़ में, 30,000 रुपये में बेचा, ठीक है, ओके, 30,000 रुपये में बेच दिया। और इससे हमको लाइबिलिटी कितनी पे करनी है, जो सिक्योर्ड वाले हैं वो कितने हैं, वो ये रहे, पार्टली सिक्योर्ड वाले कितने हैं, 55,310, 55,310। तो पूरा तो पेमेंट हो ही नहीं पाया, तो कितना पेमेंट हो पाया, इसमें ओनली 30,000 का ही पेमेंट हो पाया। तो बाकी कितने बच गए, 25,310, है ना। तो ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे अनसिक्योर्ड के अंदर। इसको हम अनसिक्योर्ड में अगर बिल्डिंग बेचने से पूरे 60,000 रुपये मिल जाते तो, फॉर एग्जाम्पल के लिए,
तो 55,310 हम सिक्योर्ड क्रेडिटर को दे देते और ऊपर जो भी 4,000 रुपये के आसपास जो बचता वो हमारा यहाँ आ जाता। कहाँ? यहाँ पर सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। लेकिन अभी सरप्लस थोड़ी है, अभी तो डेफिशिएंसी चल रही है। 55,000 का पेमेंट करना है लगभग और 30,000 रुपये ही बिल्डिंग को बेचने से आए हैं, तो 30 ही पेमेंट कर दो, 30 पेमेंट कर दो। तो यहाँ सरप्लस कुछ बचा ही नहीं है। 30 का 30 पूरा किसको चला गया? पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर को। उल्टा ही अभी वहां पर और पैसा देना है, उसको मैं अनसिक्योर्ड में शामिल कर लूंगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। फिर उसके अलावा और कहां कहां से मिला? प्लांट से पैसा मिला 51, स्टॉक से मिला 41। तो लिखो प्लांट से मिल गया 51, ठीक है, स्टॉक से मिल गया 41, डायरेक्ट बाहर ही लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। और क्या एसेट्स हैं? और है आपका ये हो गया, ये हो गया। सन्ड्री डेटर्स से मिले हैं 59,000, तो यहाँ लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स, ओके, ठीक है। अब देखना इधर, यहाँ पर फुली पेड, फुली सिक्योर्ड है ये, है ना, ये देखो फुली पेड अप है, फुली पेड है, देखो पार्टली नहीं है। अगर पार्टली होता तो इनसे जितने भी रुपए मंगाने होते वो मंगा सकते थे रिसीप्ट साइड में, ओके। अब पेमेंट पे आ जाते हैं। पेमेंट में आपको पता है सबसे पहले क्या पे किया जाता है? लीगल एक्सपेंसेस। तो आइए सबसे पहले हम पे कर देते हैं लीगल एक्सपेंसेस, ओके, यस, जिनको लीगल एक्सपेंसेस बोल सकते हैं या लिक्विडेटर एक्सपेंसेस भी इनको कई बार बोला जाता है, ओके। तो इनको पे कर देंगे हम। कितने हैं ये रहे 1,000 रुपीज़, देखिए आपको, अरे भाई ये रहे 1,000, ठीक है, कर दो। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ओके, ये हो गया आपका लीगल एक्सपेंस या लिक्विडेशन एक्सपेंस। सेकंड नंबर आता है आपका रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। बस यही यहाँ पर मेन पॉइंट है, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। अब एक तो देना है ऑन एसेट्स पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स, फ्रॉम एसेट्स, उस पर कितना देना है? उसने देना है 2.5%, ओके। और एक देना है ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को आप पेमेंट करोगे उस पर आपको कितना देना है? उस पर देना है, देख लेते रेट कितनी है, उस पर है 2%, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे 2%। इस तरीके से आपको रेम्यूनरेशन देना है। तो सबसे पहले अमाउंट कितना रियलाइज हुआ एसेट से, तो देखो यहाँ पर ये रही एसेट्स, कितना रियलाइज हुआ टोटल। लेकिन ये थोड़ी और भी तो मिले थे, एक जो सिक्योर्ड बिल्डिंग हमने गिरवी रखी थी उससे 30,000 मिले थे ना। लिक्विडेटर ने तो 30,000 उसे रियलाइज किए ना, बाद में उसने पूरा का पूरा पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर को करने में कर दिया, वो अलग बात है। बट ये तो उसके ऊपर भी रेम्यूनरेशन लेगा। तो 151 ये और 30 वो प्लस 30, तो यहां हो जाएंगे 181। तो 1,81,000 का 2.5%, तो याद है 4525, ठीक है। अब पेमेंट जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बात करें तो 2% देना है। अब देखो भैया यहां पर क्या क्या लायबिलिटी है हमारे पास में। सबसे पहले हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे कर देते हैं 24,200। एक मिनट देखना इधर, ठीक है, यहां पर मैं निकालता हूं कहीं, वर्किंग नोट बना देते हैं। देखो वर्किंग नोट, पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है ना वो दो तरीके के, एक तो है प्रेफरेंशियल, उनको भी अनसिक्योर्ड ही माना जाता है, इनके पास कुछ गिरवी थोड़ी रखा हुआ है। और एक बचते हैं अदर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब प्रेफरेंशियल कितने हैं? देखो यहां पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, ये रहे प्रेफरेंशियल कितने हैं? 24,200। तो ये तो 24,200 है, 24,200, ओके। और बाकी
बाकी बच गए आपके, एक तो अनसिक्योर्ड ये रहे 99790 प्लस जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी अनसिक्योर्ड है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये देखो उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि बैंक ओडी अनसिक्योर्ड है 12,000, तो एक ये भी है। प्लस एक अनसिक्योर्ड और है, वो कौन से, जो पहले सिक्योर्ड थे अब अनसिक्योर्ड हो गए। कौन से वाले, इसकी बात कर रहा हूं। ये देखो, ये जो पहले क्या थे, पार्टली सिक्योर्ड थे, लेकिन पार्टली थे, प्रॉपर्टी बेचने के बाद 30,000 का ही पेमेंट हो पाया। तो 55,310 माइनस करो आप 30,000, तो ये लगभग आपके 25,310 अदर में डाल दो भले 25,310। अब देखो टोटल, तो 99,790 प्लस 12,000 प्लस 25,310, तो ये आ गए 137,100। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का क्या पूरा पेमेंट हो पाएगा? एक बार आप देखो 24,200 रुपए का पूरा पेमेंट हो पाएगा क्या? इतना पैसा हमारे पास अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल है। 1,51,000 है, उसमें से 1,000 लीगल एक्सपेंसेस को पे करना है और उसके बाद कुछ रेमुनेशन पे करना है और उसके बाद 24,200 आराम से पे कर पाएंगे। लेकिन 24,200 पे करने के बाद में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1,51,000 मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो 1,51,000, उसमें से 1,000 तो लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करने, कुछ यहाँ रेमुनेशन हो जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट कितना करेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए क्या हमारे पास पूरा पैसा अवेलेबल है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करना है 24,200, ये रहा देखो 24,200। हाँ भाई, इनको तो पेमेंट हो जाएगा 24,200। अब ये रेमुनेशन निकालूंगा मैं, पहले ये समझिए। अब आप देखेंगे ना 151 अमाउंट अवेलेबल है, 1,000 लिक्विडेशन एक्सपेंस, कुछ 5,425 एक ये रेमुनेशन हो जाएगा, 24,200 ये हो जाएगा। पीछे देखो पैसा लगभग 1,21,000 रुपए के आसपास बच रहा है, लेकिन हमको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कितना करना है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को 1,20,000 रुपए के आसपास कुछ बच रहे हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट कितना करना है? ये देखो 1,37,100, 1,37,100। तो क्या पूरा पेमेंट हो पाएगा? नहीं। तो जब इनको पूरा पेमेंट नहीं हो पाएगा तो इनको पेमेंट करने के बाद में फिर इसके बेचारे के लिए तो रेमुनेशन कुछ बचेगा ही नहीं, इसके लिए तो कुछ रेमुनेशन बचेगा ही नहीं। तो ये क्या करेगा, ये जो पेमेंट है जो भी बचा हुआ उसमें से सबसे पहले अपना रेमुनेशन काट लेगा। पता चला अब सारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दे दिया जितना बचा, तो फिर इसका रेमुनेशन तो रह जाएगा ना, तो पहले अपना रेमुनेशन काट लेगा, उसके बाद जो बचेगा वो पेमेंट करेगा। तो कैसे, तो देखना यहां पर लिखता हूं मैं। ये क्या करेगा, दो तरह के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। एक तो हम ले लेते हैं ये वाले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उस पर तो 24,200 का कर दो 2%, इसको तो पूरा पेमेंट हो जाएगा। तो 24,200 का 2%, 2%, ये था 484। ठीक है, अब देखो कितना पेमेंट फाइनल बचता है इनके लिए, कितना बचेगा? यहां पर वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, आप बोलो तो मैं ऐसे भी करा सकता हूं। 1,51,000, ठीक है, चलो कर लेते हैं वर्किंग नोट में। यहां पे देखिए 1,51,000 है, उसमें से 1,000 एक जाएगा, ठीक है, और ये रेमुनेशन रहा 5,425 एक ये, प्लस एक रेमुनेशन ये रहा 484, फिर प्लस 24,200, ये सब लेस कर दो। अब देखो कितना बचा, 151 माइनस, तो अब बच गया इनके पास 1,20,791, 1,20,791। अब ये जो अमाउंट बचा है, हाँ अब ये पूरा, अभी देखो ये पूरा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मैंने फिर बताया, ये देखो यहाँ पर थोड़ा एस्टिमेटेड बताया था, हमको टोटल 137,100 का पेमेंट करना है, लेकिन हमारे पास तो बचा इतना ही है, तो इतना ही करेंगे। लेकिन इसमें से पहले ये अपना रेमुनेशन तो काटेगा ना लिक्विडेटर। हाँ, तो इसमें क्या क्या शामिल है? एक तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देना है, वो शामिल है, ओके, और इसके अलावा इसमें 2% रेमुनेशन भी शामिल है, किसका? लिक्विडेटर का। तो ये 102 के बराबर हो गया, तो इसको 2 पे ले आओ। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अमाउंट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अपॉन रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला भी है इसका, तो वही कर रहा है मैंने, ये रही रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो आप देखो 12791 डिवाइड बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 2,
तो ये होता है 2368। 2368, ये 2368 का जो पेमेंट आ रहा है ये हम कर देंगे इसको रेम्यूनरेशन के लिए। ये देखो, तो वहां पर वर्किंग नोट बना दिया है, वहीं से लिया है मैंने। एक और पेमेंट जो आया वो कितना आया 2368, तो टोटल कितना हो गया 484 प्लस 2368 प्लस 2852। अब जो भी है वो बैलेंसिंग फिगर में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे कर देंगे, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर देंगे। तो 1,51,000 माइनस 1,000 माइनस 4525, ठीक है, और माइनस 2852 माइनस 24,200, तो इनके लिए बचता है 1,18,423। यहाँ आ गया 151। देखो, अगर आपको प्रेफरेंशियल रेम्यूनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। देखो, प्रेफरेंशियल रेम्यूनरेशन में प्रॉब्लम तब आती है जब हम अनसिक्योर्ड को पेमेंट करें और हमारे पास पूरा पैसा देने के लिए उनको नहीं है। जब पूरा पैसा देने के लिए उनको नहीं होता है तब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जितना बचा हुआ है अगर उनको दे दिया तो फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कहाँ से मिलेगा उनको? जो लिक्विडेटर है अपना रेम्यूनरेशन कहाँ से लेगा? तो वो क्या करता है, पहले अपना रेम्यूनरेशन काट लेता है। अब देखो यहाँ पर फंड अवेलेबल कितना था, ये देखिए फंड अवेलेबल कितना था 1,20,791, लेकिन उसमें से उसने क्या किया 2368 अपना रेम्यूनरेशन काट लिया। तो अब कितना बच गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए? देखो 1,18,423, तो एक 20 नहीं, एक 18 ही बचे। ओके, लेकिन ऐसा तभी होता है जब कम पैसा अवेलेबल हो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए, तो लिक्विडेटर अपना रेम्यूनरेशन काट लेता है। अगर फुल पैसा अवेलेबल है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको वापस अच्छे से देख लेना, और आप अगर इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।